इकोनॉमिक सर्वे ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट आसिफ हारून साहब। आपका बहुत शुक्रिया। और इकोनॉमिस्ट मिर्ज़ा हमज़ा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिफ हारून साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको कुछ स्पेस, फिस्कल स्पेस इस वक्त नज़र आ रही है हुकूमत के पास कि वो जो बड़ा डिमांड इस वक्त नज़र आ रही है सैलरीड क्लास के हवाले से कि उनको रिलीफ दिया जाए और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, नंबर वन। नंबर टू, फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से क्योंकि हुकूमत की कमिटमेंट है, कहा यह जा रहा है कि अब नॉन फाइलर नाम की चीज़ को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर मैं आपका टेक जानना चाह रहा हूँ। ये थैंक यू। बिल्कुल, देखिए फिजिकल स्पेस पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही है। जो कोशिश ये करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि स्पेस जो है इसलिए क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स इंसिडेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकरेज जो आज टैक्स पेयर्स हैं उनको आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड द नॉन टैक्स फाइलर्स। ये स्पेस जो है वो कम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी से मेरे ख्याल से फिजिकल स्पेस पैदा की जा सकती है। जहाँ तक प्रिसाइसली आपका सवाल है कि सैलरीड क्लास के लिए फिजिकल स्पेस कैसे क्रिएट की जाए, देखें फास्ट अभी लास्ट ईयर ही की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो टैक्स इंसिडेंस हाई किया गया था उसमें आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल बजट में सरचार्ज नहीं लगा था मगर जब फाइनल एक्ट पास हुआ तो सरचार्ज लगा था। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जब ओरिजिनल बजट में फाटा फाटा पे 6% टैक्स लगा था और जब फाइनल बजट में 6% वो विड्रॉ किया गया या उनको एग्जेम्पशन फुल दी गई तो उसको बजट को पूरा करने के लिए हम पे सरचार्ज लगा दिया गया। जो रेकलेस किस्म के जो फैसले होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे लिए जाते हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है और बहुत गुंजाइश है हमारे पास फिजिकल स्पेस में कैपेसिटी क्रिएट करने की एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द इंडिविजुअल्स एंड द टैक्स पेयर्स। अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ के साथ जो डिस्कशन होती है उसमें पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों की बात की जाती है और आईएमएफ जो है अनफॉर्चुनेटली बिटवीन द पर्सनल टैक्स इनकम टैक्स जो है वो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास में डिस्टिंक्शन पैदा नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरेंडर करती है और जो जनरल टैक्स रेट पर्सनल इनकम टैक्स के रेट बढ़ते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो लार्जली सैलरीड क्लास पे आता है। तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इन द कमिंग बजट इंशाल्लाह। होपफुल वी आर ऑल होपफुल कि चूंकि जितना इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये पर्सनल इनकम टैक्स रेट और खास तौर पर सैलरीड के अंदर कमी आएगी। जहाँ तक फाइलर नॉन फाइलर की बात है, लेकिन ये हमेशा से सिर्फ फाइलर की कैटेगरी या नॉन फाइलर की कैटेगरी विदहोल्डिंग टैक्स रेट की इंक्रीज के लिए की गई थी। अनफॉर्चुनेटली इस डेटा का जो फायदा नहीं उठाया गया और लॉ में बड़े क्लियर प्रोविजंस मौजूद हैं कि नॉन फाइलर के ऊपर जो गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट मेजर्स जो हैं वो सिर्फ विदहोल्डिंग तक महदूद नहीं है, उनके पास बे इंतहा पावर्स हैं कि वो नॉन फाइलर के ऊपर जितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है इसको कन्वर्ट करें इनटू द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और इंश्योर करें कि वो लोग अपना पूरा टैक्स रिटर्न और इसी पॉइंट को जब हमारे यहाँ टैक्स पॉलिसीज रेवेन्यू बेस्ड हों और उसमें अगर एक विंडो आ जाती है फाइलर और नॉन फाइलर की, तो हो सकता है नॉन फाइलर से ज़ाहिर है कि आपने उसके ऊपर जुर्माना लगाया और ज़्यादा टैक्स वसूल किया, अगर वो फाइलर हो जाता है तो ज़ाहिर है कि उसको उतना नहीं देना होगा, लेकिन वो किसी सूरत तैयार नहीं है, वो ज़्यादा पैसे देके और सिस्टम से बाहर रहेगा। तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है उसको कितना बेनिफिट मिला नॉन फाइलर के हवाले से अपने रेवेन्यू आदाफ को लेकर। देखिए ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नॉन फाइलर ज्यादा टैक्स देके भी खुश है, ऐसा नहीं है। वो स्टिल अभी भी जो विदहोल्डिंग का रेट हायर देने के बावजूद भी अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से बहुत पीछे अपना रिटर्न जमा, बल्कि रिटर्न तो जमा ही नहीं करा रहा और अपनी बहुत आसानी से अपने असासों को और खर्चों को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। तो नॉन फाइलर ज्यादा टैक्स देने, विदहोल्डिंग टैक्स ज्यादा है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी उसकी अपने असासों और खर्चों की मुनासबत से वो अभी भी बहुत पीछे, इसीलिए तो वो नॉन फाइलर है। इसका मतलब यह है कि ये आज बहुत कम टैक्स दे रहा है एज कम्पेयर टू फाइलर। ये आपको फेस पे लगता है कि नॉन फाइलर का विदहोल्डिंग का रेट ज्यादा है तो वो फाइलर से ज्यादा टैक्स दे रहा है, ये गलत फहमी है आप लोगों की। ये ऐसा नहीं है, नॉन फाइलर ज्यादा विदहोल्डिंग रेट दे के एक्चुअली वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम डिस्चार्ज कर रहा है, यानी वो नेट फायदे में नेट फायदे में है। जी बिल्कुल है।
तो ये जरा गलतफहमी को हमें दूर करने की जरूरत है। ठीक, अमीर, इस तरफ आता हूँ, मिर्जा हमजा आपकी तरफ आता हूँ जी। इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो जी। इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मसला जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और फिर जो कोशिशें की जा रही हैं, हम ताजिर दोस्त की तरफ जाते हैं, वो स्कीम हमारी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। फिर हम और चीज़ों से कोशिश करते हैं कि जनाब इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, वो हम नहीं कर पाते। फिर फाइलर नॉन फाइलर, हमारी मीशत किस सिमत में कैसे सही हो सकती है, इसका हल क्या है हमजा? देखिए जी, इसमें हल तो पहले जो है मेनली वो यही है कि जिन्होंने बताया कि जो नॉन फाइलर फाइलर की डिस्टिंक्शन है, उसमें जो गरीब तबका है वो जो नॉन फाइलर है उसको तो बहुत ज्यादा मतलब दे पे द मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस। और अभी जो AWT की बात हुई है उसमें देखें ATM विड्रॉल के ऊपर बात चली है रिव्यू के से पहले, बिल्कुल बजट से पहले। और दूसरा इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, तो इसमें देखें जो बच रहे हैं जो इन्होंने मेंशन किया अभी, वो लोग हैं जो कि अमीर हैं या फिर एक बिजनेस पीपल हैं, बट जिस तरह गरीब तबका है जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, जिनको आता ही नहीं है रिटर्न फाइल करना, तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से हिट होते हैं। और उनकी अगर इनकम 35,000 पर मंथ है या 70,000 है या 100,000 है, तो दे आर लाइक हिट वर्स्ट इस रिग्रेसिव टैक्सेशन की उसके अंदर। और ताजिर दोस्त के अंदर भी आप उसे नेट में ले आते हैं, बट उसमें वो काफी तो कैश बेसिस के ऊपर काम हो रहा होता है। तो देयर हैज टू बी मैसिव रिफॉर्म। और अभी टैक्स पॉलिसी ऑफिस बना है रिसेंटली मिनिस्टर साहब की स्पाइसेस के अंडर, तो काफी उम्मीद है कि जो ये स्पेशलिस्ट आएंगे जब पॉलिसी फॉर्मेशन लेवल के ऊपर, तो बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं उसमें। दूसरा, आप अनडॉक्यूमेंटेड की बात करें, कस्टम्स रेवेन्यू बहुत कम रहा है हाफ ईयरली जो रिपोर्ट थी उसमें भी, और ओवरऑल भी कस्टम्स का कम है। कुछ तो ये भी वजह थी कि इंपोर्ट काफी कम हुई है फिस्कल ईयर 24-25 में, बट उसके अलावा भी कस्टम्स के अंदर जो है मेजर और मैसिव रिफॉर्म की जरूरत है। बिकॉज इफ यू सी FPR जो है टोटल, वो इनलैंड रेवेन्यू और साथ कस्टम्स और सेल्स टैक्स का एक मिक्स देता है, जिसके अंदर से सिर्फ टारगेट के ऊपर इनकम टैक्स था, वो भी ये जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि विद होल्डिंग टैक्स की वजह से। तो वी हैव टू टेक सेल्स टैक्स इनटू अकाउंट, एग्रीकल्चर इनटू अकाउंट, और बाकी सारी जो हमारी सोर्सेज है रेवेन्यू की, उनको टैक्स नेट के अंदर लाना बहुत जरूरी है। और उसकी पॉलिसी एक स्पेशलिस्ट के साथ मिलके, ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये एक अगर बजट में कर पाते हैं तो फिर ही आगे गाड़ी चलेगी। ठीक, आसिफ हारून साहब, अब जाहिर है कि हम हर चीज़ को मशरूत कर रहे हैं IMF से, लेकिन IMF कह रहा है कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, आप अपना टैक्स बेस बढ़ाइए, मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, ऑस्टेरिटी के ऊपर जाइए। ये सारी चीज़ें तो हमें खुद करनी चाहिए थी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त देखी गई है। और ये सेक्टर जो लास्ट ईयर 6.4% की इसकी ग्रोथ थी, वो इस वक्त ओनली 0.5% जो है वो ग्रोथ देखी गई है। कितना मुश्किल होगा? और फिर दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जो बात की गई, आप समझ रहे हैं कि ये वर्कएबल होगा? क्योंकि ये प्रोविंसेस भी इस पे आगे नहीं बढ़ रहे थे, IMF की वजह से बढ़ना पड़ा, तो इसमें पेचीदगियां नहीं होंगी और उसको एक स्मूथ रनिंग मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी स्मूथ रनिंग, और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेबिलिटी के बहुत सीरियस इश्यूज हैं। इसके लिए आई थिंक नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, रिगार्डलेस की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो टैक्सेशन का है एग्रीकल्चर का, वो प्रोविंसेस के पास है। बट आई थिंक इस पे नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत थी। और आई थिंक जो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का ये है कि क्या आपके पास डेटाबेस मौजूद है कि किसके पास कितनी ज़मीन है। इसलिए कि जब तक आप उसका अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, तो जो कागज जमा कराने आएगा आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कागज कोई जमा कराएगा कोई नहीं कराएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही पुअर स्टार्ट है। एटलीस्ट देखें, लेजिस्लेचर में अभी सिर्फ जो पिछले रेट में और नए रेट में सिर्फ रेट का इंक्रीज आ गया। अगर 15% लास्ट अभी इस एग्रीकल्चर नए लॉ के हिसाब से, पहले जो रेट 15% था उसको 35 कर दिया गया है, तो 15% के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 अरब का टैक्स जमा हो रहा था। तो आगे जाके अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मुश्किल से 10 या 15 अरब, वो भी मुझे नहीं लगता कि इतने हाई रेट पे वो लोग टैक्स देंगे। बट आई थिंक इसमें जो स्टार्ट लिया गया है, IMF ने भी और हमारी ब्यूरोक्रेसी में ने भी सिर्फ तवज्जो दी है कि हम सिर्फ कानून को किस तरह से चेंज करें। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी वो ये थी कि कैपेबिलिटी जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ की है उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो नेशनल डेटाबेस आपके पास जो रियल एस्टेट का होना चाहिए,
चाहे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान इसका बनना चाहिए था। और फिर हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात भी जो मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक लॉ में टाइम बार्ड का लॉ है। टाइम बार्ड का मतलब है कि एक एसेट या खर्चा 5 साल पीछे अगर हो चुका है तो उसको आप टैक्स नहीं कर सकते। उसमें जो सबसे लार्जर जो बेनिफिट उठाता है वो नॉन जिसने फाइल आज तक किया ही नहीं है, तो वो कहता है कि आप मेरा एसेट पकड़ भी लेंगे तो उसको आप टैक्स नहीं कर सकते। तो ये भी एक तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आज अच्छा, दूसरी बात ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चूंकि प्रोविंस का है तो मैंने इस पे कुछ नहीं करना, ऐसी ये भी गलत फहमी है और गलत तरीका है। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आई थिंक कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से प्रोविंशियल लॉ ज़रूर मौजूद है, मगर एग्रीकल्चर एसेट्स के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में फाइलिंग को इंक्रीज करना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा जो है अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर सेल्स टैक्स आज एग्जेम्प्ट है। मेरे नज़दीक अगर उसको आप जीरो रेटेड विदाउट रिफंड कर दें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसमें वी ऑल नो दैट कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो तो बहुत पीछे है, जो बीच में जो मिडिल मैन इन्वॉल्व है जो कि टैक्स के बचाने के लिए अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट शो कर रहा है, उसको हमें अनफोल्ड करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक इसमें फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल फेडरल गवर्नमेंट को अदा करना चाहिए। यानी हमजा साहब, एक पूरे सेक्टर के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो करना होगी इसको सही करने के लिए, अपसाइड डाउन और डाउन साइड। अब ये मुझे बताइए कि हमजा आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से मशरूत है, आपके पास नंबर्स पूरे होंगे देन ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके से अच्छा प्रोविंस की आप बात करें तो जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़, चाहे वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो, जब टैक्स ऑन सर्विसेज में आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ सकते प्रोविंसेस? जी हमजा। देखिए जी, अभी जो ये एनईसी हुआ है और उसमें एलोकेशंस हुई हैं, उसमें अगर आप देखें तो प्रोविंसेस का 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारा जो है उन पर भी बर्डन है, बट वो फेडरेशन से ही ले रहे हैं ज्यादातर अपनी जो एलोकेशन है पॉपुलेशन की बेसिस पे, जो भी उसका कोटा है अवार्ड का वो उसकी बेसिस पे ही एनुअली अवार्ड हो जाता है। सो आई फील कि पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि इनको भी अपना प्रोविंसेस को इसके ऊपर जो है, जैसा सेल्स टैक्स आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर उसको एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है उसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन साइड के ऊपर। बट एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए इस साल एग्रीकल्चर आउटपुट को बहुत मतलब जो है वो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, ड्राउट चैलेंजेस हैं, वाटर इश्यूज हैं, तो उन सब के साथ जो है एक इकोसिस्टम को इकोनॉमिस्ट तो इकोसिस्टम को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से कि जो हमारी कॉटन का जो हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं 2024 में हम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूएस कॉटन थे, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव साथ साथ करे। और आईएमएफ बेशक है बट नेशनल प्रायोरिटाइज उसको एक ग्रो भी करना है और साथ साथ टैक्स भी करना है। सो दैट शुड बी ऑन द एजेंडा, नॉट ओनली टैक्सेशन बट उसके साथ उसको एक सपोर्ट सिस्टम भी ऐसा क्रिएट करना है कि उनकी यील्ड इंक्रीज करे, और उसके लिए जो है वो एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। तो यस हमजा आप नहीं समझ रहे कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस हमने देखी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की और उसके बाद जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, जो फूड सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है, और जब हम एग्री इकॉनमी की बात करते हैं, कोट एंड कोट के पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्री इकॉनमी है हमारी, और ऐसे मुल्क में अपनी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर अब हमें बेस करना पड़ेगा। हम बीइंग एग्री इकॉनमी दालें तक हम इंपोर्ट करते हैं और अब की जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है आगे आने वाले वक्तों में वो और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करेगा। फिर दूसरा ये कि इंटरनेशनली अगर स्टेपल्स की कीमतें बढ़ती हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। देखिए जी, जो इंपोर्ट है वो तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक टैरिफ का वो जो स्टार्ट किया हुआ है वो काफी हाई परसेंटेज है, और सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट एक्सटेंसिव जो सेक्टर है टेक्सटाइल उसको हिट करेगा। वो 27% है अराउंड उसकी जो परसेंटेज है। उसमें जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बनाई थी वो ये थी कि हम अपनी इंपोर्ट करें कॉटन को और साथ इंपोर्ट्स इंक्रीज करें। दूसरी चीज आईएमएफ भी पुश कर रहा है, तो इन्होंने नई अपनी एक टैरिफ की जो बजट में कह रहे हैं 1% उसकी वेटेड एवरेज टैरिफ इंपोर्ट की जो है वो कम करेंगे। उसका इफेक्ट ये आएगा कि जाहिर सी बात है वो ओवर टाइम 29 तक उसको कह रहे हैं 7.5%, अभी 11 पे है, उसे 7.5% पे लेके आएंगे।
उसका इम्पैक्ट ये आ सकता है कि यस हमारे हार्ड अर्न जो डॉलर्स हैं वो जो है वो उसकी वजह से डिप्रिशिएट हो सकता है रुपी। एट द सेम टाइम आई थिंक के इकोनॉमी खुलने से काफी सेक्टर्स को फायदा भी होगा। तो ये इसके अभी मिक्स्ड है। आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। और बट अगेन फूड वाइज देखा जाए तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि फूड डेफिनेटली इन सेक्टर्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। चलिए फर्दर सेक्टोरल इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। मिर्जा हमजा हमारे साथ रहेंगे। एक ब्रेक की कॉल है और इस वक्त आसिफ हारून साहब जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। हैव अ सेफ ट्रैवल और आप सेफ ड्राइव कीजिए। और हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने और दीगर पैनलिस्ट के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।